नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जाति पर क्यों आई संविधान की लड़ाई। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। संविधान निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बीएन राव? इस बात को लेकर शुरू हुई लड़ाई जातीय जंग में बदल गई है। इस विवाद में कानून के जानकार और जातीय संगठन आमने सामने हैं। दलित वकीलों की हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की कोशिश, सवर्ण वकीलों का विरोध, दोनों गुटों में संघर्ष, फिर डॉक्टर अंबेडकर की जगह बीएन राव को असली संविधान निर्माता बताने और उनकी प्रतिमा स्थापना के ऐलान से होता हुआ विवाद हिंसक संघर्ष के करीब पहुंच गया। बीएन राव समर्थक वकील अनिल मिश्रा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि दलित संगठनों ने 1 लाख जूते के साथ ग्वालियर आने का ऐलान कर दिया। दलित संगठनों ने धमकी दी तो सवर्ण संगठनों ने भी कहा, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2 महापुरुषों के नाम पर जातीय जंग का मैदान सज रहा है। वो तो गनीमत रही कि पुलिस प्रशासन ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। संविधान निर्माण के 75 साल बाद आखिर क्यों शुरू हुआ है संविधान निर्माता के नाम पर विवाद? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोनों ओर से जो प्रतिक्रियाएं आए हैं सुन लेते हैं। पहले संविधान का जो निर्माण है वो बीएन राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। हाँ, 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ एफआईआर वही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। आप सबको पता होगा कि ग्वालियर में जो भी मिश्रा जी के साथ में जो पुलिस वालों ने जो मुकदमा दर्ज किया है, उसमें कल जो ग्वालियर कोर्ट में, मध्य प्रदेश ग्वालियर कोर्ट में, मैं सभी अपने करणी सैनिकों से, सभी अपने साथियों से, तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिश्रा जी के साथ जाएं। उन युवाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए वो आज लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम ब्राह्मण अपने गुरुओं के साथ में, क्षत्रिय हमेशा साथ रहे। सुरस्ते जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ, कस्ते जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेगा। और अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये भीम आर्मी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। वो भीम आर्मी का सामना करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं उनकी कितनी औकात है और उन्हें उनकी औकात वही याद दिलाने का काम करेंगे। ये याद रखिएगा, ये यूपी और यूपी में हरदोई जिले से भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता जल्द से जल्द रवाना हो रहे हैं ग्वालियर के लिए। और इस अनिल मिश्रा के गले में अगर कुत्ते का पट्टा डालने को बोला गया है तो वो 100% डाला जाएगा, और इसे जूते की माला पहनाने के लिए बोला गया है तो जूते की माला पहना के ही छोड़ी जाएगी। तो बयानों से साफ समझ सकते हैं कि आखिर 2 महापुरुषों को लेकर किस प्रकार का जंग का माहौल तैयार हो रहा है। जहां देश के लिए अपना योगदान महापुरुषों ने दिया, देश की एकता और अखंडता बनी रहे इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया, संविधान बनाया गया, देश की संप्रभुता बरकरार रहे इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। अब उसी संविधान का निर्माता कौन है, इस पर जंग चढ़ गई है, बहस शुरू हो गई है। चाहे सवर्ण वर्ग के लोग हों या फिर दलित समुदाय से भीम आर्मी के लोग हों, अब इस पूरे मामले को लेकर उग्र होते चले जा रहे हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जुड़ गए हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही ब्रजराज सिंह वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आशुतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता है हाईकोर्ट में, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी से करूंगा। आशुतोष जी, अब तो ग्वालियर के बीहड़ों से बागी भी खत्म हो गए, लेकिन एक बार फिर से अब ग्वालियर का जो है वो तापमान बढ़ रहा है, ये आग लगी हुई है, क्या वजह है? इसकी आवाज बढ़ा ऊपर से। आशुतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज कट गई थी सर। जी, मैं कह रहा हूं अब तो चंबल की धरती से जो बीहड़ों में बागी रहा करते थे उनका भी खात्मा हो गया है, लेकिन चंबल की जो धरती एक बार फिर से सुलग रही है। चलिए हम आशुतोष जी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो संविधान को लेकर ये लड़ाई छिड़ गई है।
पहले जो विवाद शुरू हुआ वो मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ हाईकोर्ट परिसर में। दरअसल मूर्ति स्थापना को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। चलिए आशुतोष जी बात पूरी कीजिए आप। जी जितेंद्र जी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। और जैसा कि ये मूर्ति विवाद वैसे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कुछ लोगों ने एक आवेदन दिया। माननीय चीफ जस्टिस कैद साहब जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उनको एक आवेदन दिया। उस आवेदन पर उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसीजर होता है कि बिल्डिंग कमेटी जो है उसमें जजेस होते हैं, वो उसका निर्णय करते हैं कि हाई कोर्ट परिसर में, चाहे वो जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर कोई भी बेंच हो, उसमें कोई निर्माण होना है नहीं होना है, किस तरीके से होना है। लेकिन उसको जो है उसको उन्होंने उसको चीफ जस्टिस साहब ने बिना बिल्डिंग कमेटी को रेफर किए हुए एक तरफा एक आदेश जारी कर दिया कि जो है इसको इस मूर्ति को, अंबेडकर की मूर्ति को लगाया जाए। तो ये एक इलीगल तरीके से उन्होंने एक तरफा जो आदेश जारी किया, उसका विरोध हम लोगों ने किया। मूर्ति का विरोध नहीं था, लेकिन जिस तरीके से माननीय चीफ जस्टिस कैद साहब ने एक तरफा बिना किसी को संज्ञान में लिए, बिना बाकी जजेस को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कमेटी को रेफर किए खुद ही कोई आदेश पारित कर दिया, उसका हमने विरोध किया। उसके रिप्लाई में ये जो संगठन है और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया कि हमने मूर्ति का विरोध किया। ये सरासर गलत है। मूर्ति का विरोध नहीं था, प्रोसीजर का विरोध था। ठीक है आशुतोष जी, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता उनको कहा जाता है, और एक बहुसंख्यक जो वर्ग है उसकी भावनाएं उनसे सीधी जुड़ी हुई हैं। और लेकिन जब हम इस प्रकार की टिप्पणियां किसी ऐसे महापुरुष पर करते हैं जिसका देश के संविधान में बड़ा योगदान रहा है, तो कितना उचित लगता है ये आपको? क्या ये सही है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात पे ऑब्जेक्ट करूंगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष भले ही हों, ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरीके से ये प्रचारित किया गया, सालों से वर्षों से ये प्रचारित किया गया कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर है, ये सरासर गलत है। क्योंकि 299 लोगों ने मिलकर पूरे सहयोग से, पूरी मेहनत के साथ संविधान का निर्माण किया, और किसी एक कमेटी के एक अध्यक्ष को, जिसमें कई कमेटियां थी, संविधान सभा में कई कमेटियां थी, उसके एक कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। तो किसी एक कमेटी के अध्यक्ष को उसका पूरा श्रेय दे देना, ये कहीं से उचित नहीं है। और जहां तक मैं अपना व्यक्तिगत विचार रखूं, तो डॉक्टर श्री BN राव जी, जो कि जिन्होंने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया, जिसमें उन्होंने स्वयं 243 आर्टिकल उन्होंने खुद लिखे थे, और उसी को जो है उन्होंने संविधान सभा में पेश किया। उसके बाद उसमें काट छांट करके थोड़ा बहुत उसी को जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जो बात, ठीक है आशुतोष जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप खुद अधिवक्ता है, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी थी, ऐसी कोई बात थी, तो इसको बाकायदा आप कोर्ट में जाते, केस करते, इस पर वहां पर कोर्ट के संज्ञान में ये बात पहुंचती, इस पर केस लड़ा जाता, जो भी होता कोर्ट के निर्णय के बाद होता। लेकिन हमने फैसला कर लिया कि हम टिप्पणी करेंगे, ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे एक बहुत बड़ा जो वर्ग है हमारे देश का, उसकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं। तो ये कहीं से कहीं तक मुझे तो उचित नहीं लगता है ना। नहीं, अच्छा, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर अंबेडकर पे कोई टिप्पणी कर दी तो उस पे एक समाज वर्ग जो है वो नाराज हो जाता है। लेकिन अगर भगवान देवी देवताओं को जो लोग दिन रात गालियां देते हैं, जो ब्राह्मणों को मनुवादी, आतंकवादी कहते हैं, यूरेशिया से आए हैं, रसिया से आए हैं, ये कहते हैं, इनका कोई विरोध नहीं होता। ये भी गलत है, इनका ये भी गलत है, कोई ऑब्जेक्शन, ये भी गलत है। हमें तो इस देश का भाईचारा बना के रखना है ना। देश में ये जो जातियों के नाम पर आग लगाई जा रही है, हमें तो इससे बचाना है ना देश को। धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है, संप्रदाय के नाम पर बांटा जा रहा है, लेकिन देश की संप्रभुता बनी रहे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं? क्या उसके लिए हमारी ओर से कोई काम किया जा रहा है? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विश्वजीत जी, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, सभी उनका सम्मान करते हैं, बाबा साहब कहकर के उनको बुलाते हैं, और आप उनके अनुयायी हैं, बड़ी संख्या में जो दलित वर्ग है वो उनका अनुयायी है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आप पढ़िए
और संविधान से चलिए। संविधान की रक्षा की आप लोग बात करते हैं कि संविधान को कोई खतरा ना हो, और उसी संविधान के खिलाफ आप लोग चले जाते हैं, जूते ले जाने की बात करते हैं। भाई संवैधानिक तरीके से आप जाइए ना कोर्ट में, कोर्ट बना हुआ है, पूरी न्यायपालिका है, आप लड़िए केस। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और बाकी पैनलिस्ट जो साथी जुड़े हैं उनका भी जो है धन्यवाद, उन्हें भी क्रांतिकारी सलाम। देखिए ये पूरा मसला आप समझिए, आपने संवैधानिक दायरे की बात की। हम लोग जो भी हमारी पूरी टीम है वो संवैधानिक दायरे में ही माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश से मिलने गए थे, और उनको एक ज्ञापन हमने दिया था, एक मेमोरेंडम दिया था, और उसमें हमने ये कहा था कि बाबा साहब की मूर्ति जो है देश में तमाम जगह लगी, देश के माननीय उच्चतम न्यायालय में लगी है, उसी तर्ज पर जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होना चाहिए, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया और जिस पर जो है मूर्ति लगाने का आदेश दिया। उसके बाद काम चालू हुआ, तमाम सारे पत्राचार हुए कलेक्टर को, स्मार्ट सिटी को, नगर निगम को, पीएचई को, पीडब्ल्यूडी को, तमाम सारे पत्राचार हुए। सब लोगों ने बार को तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और आपसी सहमति जताई, वो मूर्ति लगने का काम चालू हुआ। उसके बाद वो विरोध चालू हुआ। लेकिन ये संवैधानिक दायरे की जो बात आ रही है, हम लोगों ने पूरा जो काम किया संवैधानिक दायरे में किया, लेकिन क्या बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट के अंदर नहीं घुसने देना, जबकि वो हाईकोर्ट के आदेश पर वो मूर्ति लग रही है, क्या ये संवैधानिक दायरे में था? ये विरोध नहीं था। तो इसको भी जो हमें सोचना चाहिए कि सभी लोगों को मिलकर के संवैधानिक दायरे को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो है साथ में आके काम करना चाहिए। बाबा साहब किसी एक जाति और एक धर्म के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है। बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। बाबा साहब ने अकेले दलितों के उत्थान के लिए काम नहीं किया, अकेले पिछड़ों के उत्थान के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने जो है इस देश के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए काम किया। बाबा साहब की जो है पूरी थीसिस देख लीजिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। बाबा साहब ने मजदूर ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कि बाबा साहब ने सभी वर्गों को उत्थान के लिए काम किया। ठीक है विश्वजीत जी, लेकिन बाबा साहब का पोस्टर आगे करके भगवान को गाली दे देना, भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर देना, मंदिरों में मूर्तियां खंडित कर देना, ये कहां तक उचित है? और आप अच्छा मुझे और एक बात और बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, लेकिन अंबेडकर के पीछे का इतिहास पता है? उनको अंबेडकर कैसे कहा जाने लगा? देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले आपने टिप्पणियों की बात की, हम उन टिप्पणियों के सख्त खिलाफ हैं, चाहे वो बाबा साहब के खिलाफ हो, चाहे फिर किसी भगवान के खिलाफ हो, चाहे फिर वो किसी दूसरे महापुरुषों के खिलाफ हो। हम इन सारी टिप्पणियों के खिलाफ हैं। मैंने जैसा कि कहा कि बाबा साहब किसी एक जाति धर्म के नहीं है, बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। तो उन सब लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे दलित वर्ग से कौन हो, पिछड़े वर्ग से कौन हो, आदिवासी वर्ग से कौन हो, फिर ब्राह्मण या ठाकुर वर्ग से कौन हो, बनिया वर्ग से कौन हो, मुसलमान ईसाई जो भी हो उनसे कौन हो। अगर कोई गलत टिप्पणी, तो जब समाज को जरूरत होती है ना विश्वजीत जी, जब समाज को जरूरत होती है कि आप सामने आए और ऐसे लोग वर्ग के निकल करके सामने आए, ताकि ये जो मैसेज आपने अभी बात कही है कि हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, हम भगवान का सम्मान करते हैं, और ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ हैं हम, जो भगवान के खिलाफ दी जाती है या भगवान को लेकर दी जाती है, तो फिर हमें समाज के लोगों को आगे आना चाहिए ना, और ये मैसेज भी करें कि भाई इस प्रकार की कोई टिप्पणी ना की जाए। भगवान हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। एक हिंदू समुदाय, एक हिंदू समाज जो है उनकी आस्था का केंद्र है वो, तो ऐसे लोगों की भी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। और हमें, जब हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम अपने लोगों को ये समझाएं ना कि इस प्रकार की टिप्पणियां बिल्कुल गलत हैं, उचित नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बृजराज सिंह जी, जहां देश 2047 में विकसित भारत की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन हम मुद्दे खंगाल रहे हैं ऐसे जिनका फिलहाल की परिस्थिति में, ठीक है आपके लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो बातें हमें असल में करनी चाहिए वो मुद्दे हमने पीछे छोड़ दिए और दो समाजों के बीच टकराव की स्थिति बना दी। बृजराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं कि जहां 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन फिर हम ऐसे मुद्दों पर उलझ करके रह जाते हैं जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, लोगों को भुगतना पड़ रहा है, समाजों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया। एक्चुअली सर, ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है कि यहाँ लोग राजनीति में आने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, दूसरी विडंबना कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान जो से निर्माता बोल रहे हैं लोग, उसकी बात कर रहे हैं। और यही मुद्दा बेसिकली स्टार्टिंग होता है कि जैसा कि अभी वकील साहब बोल रहे थे, आशुतोष दुबे जी, ये मुद्दा स्टार्टिंग होती है जस्टिस की गलती से।
तो पहले तो देखिए कि उन्होंने अपनी बार काउंसिल या वहां अपने हाई कोर्ट की जो स्थानीय जो नियम है उस नियमावली का पालन नहीं किया। यानी कि वहां एक न्याय का उल्लंघन हुआ, एक नियम का उल्लंघन हुआ, नंबर एक। और हम जिस संविधान सभा के वो संविधान समिति के अध्यक्ष, वो कमेटी के अध्यक्ष थे वो, बाकी ये ड्राफ्टिंग भीम कमेटी के आर्मी या अध्यक्ष थे। दूसरा संगठन, ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लोग उनको भले ही संविधान निर्माता कहते हो, जब बल्कि ये सच्चाई नहीं है। संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके वो चेयरमैन थे। ये दूसरा पक्ष, चाहे वो भीम आर्मी हो या कोई भी हो, ये उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। मैं उनसे भी ये सवाल है कि क्या वो उस संविधान के निर्माता जिनको बोल रहे हैं, उसमें जो संवैधानिक रूप से उन्होंने जिन जिन बातों को परोसा, मुख्य रूप से प्रमुख मुद्दों को रखा, क्या वो उसका पालन कर रहे हैं? नहीं। अगर उसका पालन कर रहे हैं तो ये हिंसा उसमें कहीं भी उल्लिखित नहीं है। उसी ये दूसरी तरफ ये न्यायपालिका के लोग, एडवोकेट है जो उसका काम कर रहे हैं, उस पे काम, वो कितना इसका पालन कर रहे हैं, वो भी उल्लंघन हो रहा है उनके द्वारा। तो एक्चुअली क्या है कि सर, अपने यहाँ जो देश में राजनीति में जो शॉर्टकट अपनाया जाता है, ये असली मुद्दा वो है। कोर्ट में माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि किसी को बुरा न लगे, कई जगह पे, चाहे आप न्याय इसमें हाई कोर्ट में देख लीजिए, कोर्ट में यहाँ भी 3-4 हजार एडवोकेट दर्ज होंगे, जिसमें से 1000 के आसपास लोगों को काम है, बाकी लोगों को वहां भी कोई ज्यादा काम नहीं है। ऐसे ही हमारे देश में भी यही स्थिति है कि 30% लोग काम पे केंद्रित हैं, बाकी लोगों को इसी तरीके के कामों से मतलब रहता है, वो इसी तरीके की तो गतिविधियों में भाग लेते हैं और शॉर्टकट के माध्यम से हाईलाइट होना उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी, अभी आप सुन रहे होंगे, विश्वजीत जी कह रहे थे कि वो जो एक जस्टिस ने वहां पे आदेश पारित कर दिया, उसके बाद हम प्रतिमा की स्थापना करने गए थे। हालांकि आप लोगों का ये कहना है कि जो बार काउंसिल की गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं किया गया, इसका हमने विरोध किया है। बात वही आ जाती है कि संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि आप जिनको महापुरुष कहा जा रहा है, आप उनको अंग्रेजों का एजेंट बता देते हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले पहली बात का आपका जवाब देना चाहूंगा कि जैसा कि बिरजाज जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, कि जो पहली गलती की वो जस्टिस सुरेश कैत जी ने की। उन्होंने जातिवादी मानसिकता के साथ वो आदेश पारित किया जो कि पूरी तरह से इलीगल था। अपनी जाति के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए जो है अम्बेडकर की मूर्ति, आप उनके अभी के बयान भी देखिए, अब वो खुल के जो है रिटायर होने के बाद खुल के सामने आ गए हैं, जो हिंसात्मक बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने हकों के लिए लड़ना पड़े तो बंदूकें चलाइए, गोलियां चलाइए, सड़कों पे उतरिए। वो मानसिकता, उसी मानसिकता जो वो आज रिटायर होने के बाद दिखा रहे हैं, वही मानसिकता के साथ उन्होंने वो आदेश पारित किया। ना उन्होंने बार काउंसिल, जिसकी जिम्मेदारी थी उनको कॉन्फिडेंस में लेना, बार काउंसिल जो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको भी बिना बताए, अपने साथी जजेस को, कमेटी को बिना बताए उन्होंने एक तरफा आदेश खुद से पारित कर दिया। अब उनके द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश, क्योंकि हम लोगों को यही काम करना है, और अगर कोई भी असंवैधानिक आदेश होगा तो उसका विरोध करना, चाहे वो चीफ जस्टिस के द्वारा क्यों ना पारित किया गया हो, हमारे द्वारा कोई भी, क्योंकि वकील होने के साथ साथ हम सामाजिक व्यक्ति भी हैं, समाज में भी हमारी जिम्मेदारी है, वकील होने के साथ साथ समाज में भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और कोई भी, क्योंकि हम लोगों के लिए, अपने क्लाइंटों के लिए, मुवक्किलों के लिए लड़ते हैं, और खुद के लिए, जहां की कोई भी असंवैधानिक कार्य ना हो, कोर्ट में लोगों के हकों के लिए लड़ाया जाता है, लेकिन जब ऐसा कोई आदेश पारित हो तो उसके खिलाफ लड़ना हमारी प्रथम जिम्मेदारी होती है, और वही हमने शांति प्रिय तरह से जो है हमने उसका विरोध किया। और जब जस्टिस सुरेश कैत ने एक तरफा तरीके से जो है सुबह 6 बजे वो मूर्ति को लाके ट्रक में कोर्ट के बाहर खड़ा करवा दिया, तो ऐसी स्थिति में जब भीम आर्मी के गुंडे और अन्य सामाजिक दलित संगठनों के गुंडे जब वहां के उसको जबरदस्ती अंदर कराने लगे, तब हम लोगों ने उसको वहां रोक के हमने अपना विरोध दर्ज कराया। और अब आप एक बात बताएं कि अगर ये आदेश जो पारित किया गया था, जैसा कि विश्वजीत जी बता रहे हैं कि पूरी तरह से प्रोसीजर फॉलो किया था, अगर चीफ जस्टिस साहब का आदेश पूरी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करके किया गया होता, तो क्या हम लोग या कोई भी व्यक्ति मूर्ति लगवाने से रोक सकता था? आज तक वो मूर्ति क्यों नहीं लगी? आज भी वो वापस से कोर्ट में जजेस के, बिल्डिंग कमेटी के सर्विलांस में है, आज भी वो जांच में है। क्यों वापस से जांच में गई? क्योंकि
चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मन मर्जी करते हुए वो आदेश पारित किया। ठीक है, इसीलिए हमने ठीक है, उसका विरोध किया, संवैधानिक तरह से जवाब ले विरोध लेते। विश्वजीत जी क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जब चीफ जस्टिस महोदय ने आदेश किया मूर्ति लगाने का, उसके बाद वो जबलपुर रजिस्ट्री से ग्वालियर रजिस्ट्री में आया वो आदेश। उसके बाद जब पत्राचार हुए, तमाम विभागों से पत्राचार किए गए, बाहर से भी पत्राचार किए गए। और दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कि जो है प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, वो चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार है। वो बिल्डिंग किसकी है, हमें इस पर सोचना चाहिए। वो बिल्डिंग सरकार ने बनाई और जुडिशियरी काम के लिए हाईकोर्ट को दी, ना कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार को दी। तो जब उसको गवर्नर ने बना के जुडिशियरी काम के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दी ग्वालियर बेंच के संचालन के लिए, तो उसकी मालिक ग्वालियर हाईकोर्ट है, ना कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर। जुडिशियरी के हाईकोर्ट के रेमो क्रम पर सभी वकील उसमें प्रैक्टिस करने जाते हैं। अगर जुडिशियरी और हाईकोर्ट ये बोल दे कि कोई भी वकील अंदर अपना चैम्बर नहीं बनाएगा, ये चैम्बर जैसे खत्म किए जाते हैं, आपसे वकालत करने आइए और वकालत करके जाइए, तो कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। वो स्वयं उस बिल्डिंग के मालिक है, वो उसमें उसको नया कंस्ट्रक्शन करें। स्थापना होनी थी तो उसमें जो बार एसोसिएशन है उसको भरोसे में लेना था। देखिए पत्राचार किया गया, मैं वही बात कह रहा हूं। जब आज आदेश हुआ मार्च में और ये ग्वालियर रजिस्ट्री में वो प्रशासनिक आदेश आया, तो उसके बाद तमाम पत्राचार हुए। बार को भी पत्राचार हुआ, पीडब्ल्यूडी को भी पत्राचार हुआ, कलेक्टर को भी हुआ, एसपी को भी हुआ, और ये सारे पत्राचार वहां मौजूद हैं। उसे आप भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो हाईकोर्ट के सारे पत्राचार मौजूद हैं। तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस में नहीं लिएगा? आप किसी को विरोध करना ही है, डॉक्टर अंबेडकर का इस देश में विरोध करना ही है तो वो करता रहे, उस विरोध से तो कुछ होना जाना नहीं है। हमारा संघर्ष है मूर्ति स्थापित करने के लिए, हमारा संघर्ष है बाबा साहब के विचार को ग्वालियर एवं ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करने के लिए। हम बाबा साहब के विचार पे काम करते हैं, उसे लागू करवा के रहेंगे। आप जो संघर्ष कर रहे हैं करिए, आप संवैधानिक तरीके से संघर्ष करिए, लेकिन फिर ये क्या होता है कि मैसेज आते हैं, वीडियो कॉल्स पे बातें होती हैं और कहा जाता है कि हम 1 लाख लोग आएंगे, 1 लाख जूते लेकर के आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, पूरे देश से जो दलित समुदाय के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, उनको ग्वालियर आने के लिए बुलाया जाता है, कहा जाता है कि आप आइए बड़ी संख्या में। इसके पीछे की क्या मानसिकता है? क्या आप समाज में टकराव लाना चाहते हैं? क्या आप ग्वालियर से जो शांत स्वभाव हो गया है, जहां पहले कहते थे कि चंबल का पानी घर में, क्या आप उसी चंबल के पानी को फिर से एक बार उबालना चाह रहे हैं? क्या मानसिकता है इसके पीछे? अब आज की ही स्थिति हम देखिए कि अगर वहां पर टकराव की स्थिति बनती, कितने लोगों को नुकसान होता। बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, आज भी नहीं जा पाए, जबकि आज कोई ऐसी स्थिति हुई भी नहीं। उसके बाद ही बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया, तमाम सारे जो रूट थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में समाज का ही तो नुकसान हो रहा है। हम और आप चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो आगे बढ़े, लेकिन हम फंस के रह जाते हैं ऐसे मुद्दों में जिनकी कोई जरूरत है ही नहीं। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट करता हूं कि हम लोग जो है शांति को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध की विचार के लोग हैं, बुद्ध की विरासत के लोग हैं, तो और हम शांति को ज्यादा महत्व देते हैं। और जो लोग जो बात कर रहे हैं, जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब के खिलाफ वाले लोग हों या बाबा साहब के समर्थन वाले लोग हों, हमने ऐसी टिप्पणियों का हमेशा से ही जो है बहिष्कार किया। हमने अमन और शांति की बात की है और हमने समता ममता बंधुता की बात की है। और एक बात जहां स्पष्ट तौर पर हमें ये स्वीकार करना होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर विश्वजीत दतौनिया गलत प्रतिक्रिया देगा तो विश्वजीत दतौनिया के खिलाफ गलत क्रिया देगा, तो विश्वजीत दतौनिया के खिलाफ भी गलत प्रतिक्रिया होगी। तो अगर हम अच्छी प्रतिक्रिया देंगे तो अच्छी प्रतिक्रिया होगी। बाबा साहब के मानने वाले बहुत लोग हैं। एक छोटा सा कमेंट, ब्रजराज सिंह जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बात कह रहे हैं बाबा साहब, अभी मैं ये बात क्लियर कट जानता हूँ कि लोग जो बाबा साहब को लेके इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शायद उन्होंने बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व को पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब इतना गंभीर व्यक्तित्व है जिन्होंने वो उसमें संविधान में भी बहुत सारी चीजें उसकी झलकियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। यदि वो बाकी बाबा साहब को पढ़ रहे होते तो ये सब उनको लेकर लड़ाई लड़ने जैसी बात नहीं कर रहे होते। बाबा साहब के का ये बिल्कुल नहीं। अभी वो कह रहे हैं बाबा साहब को लेके, उनकी मूर्ति को लेके उनका प्रचार थोड़ी होता है, उनके विचारों को लेके जाना चाहिए। मूर्ति कभी भी बोलती नहीं। बड़ी बात है। आपको विचार, मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहता हूं कि यही लोग जो इस समय बात कर रहे हैं कि बाबा साहब की बात विचारों को आगे ले जाने की, बल्कि ये विचारों को आगे नहीं ले जाया जा रहा है, ये विचारों की हत्या है। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। जिन बाबा साहब को लेकर कहा जाता है कि उनके विचारों से ही जो है वो देश की जो नींव है वो मजबूत होती है, संविधान की जो है नींव मजबूत होती है। अब हम उनके विचारों के इतर चलने लगे हैं। हमने बाबा साहब की मूर्तियां बनवाई, ठीक है, हमने उनके मंदिर में बाबा साहब की पूजा शुरू कर दी, हमने चालीसा बनवाए कि बाबा साहब ने खुद कभी कहा है कि हमारे चालीसा बनाया जाए। अब उनको लेकर भंडारे भी शुरू होने लगे हैं। क्या बाबा साहब तो इसके खिलाफ रहे हमेशा से, और हम अब वही कर रहे हैं जो बाबा साहब ने जिस चीज़ की जो है जो बाबा साहब खिलाफ रहे हैं, हम वही करने लगे हैं। और बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें उनके अगर हम विचारों पर चलेंगे ना, उन्होंने जो हमें कहा है, हम अगर उस पर चलेंगे ना, तो इस तरीके की अभी टकराव की स्थिति बनेगी ही नहीं, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि समाजों में टकराव हो। और रही बात जातियों में बंटने की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अंबेडकर सरनेम मिला है वो उनके गुरु थे अंबावाटकर, वो खुद ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना नाम उनको दिया था ताकि हमारा जो छात्र है वो पढ़ सके, बढ़ सके आगे। तो इसके पीछे की भी कई तरह की बातें चलती है इसको लेकर। तो किसी भी महापुरुष को लेकर ना तो टिप्पणी की जानी चाहिए, ना भगवान को लेकर टिप्पणी की जानी, और समाज के जो लोग हैं वो सभी एक साथ रहे, ये होना चाहिए। आप लोग संघर्ष करें, लेकिन संवैधानिक तरीके के तरह से करें और संविधान का विशेष ख्याल रखें। फिलहाल चर्चा में इतना ही। तमाम मेहमानों का आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत शुक्रिया, बिजराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और आशुतोष दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। हालांकि 15 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन होना था ग्वालियर में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरती और इस पूरे आंदोलन को टाल दिया गया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।